नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। विज्ञान का टॉपिक चल रहा था हमारा और विज्ञान में हम बात कर रहे थे। आप प्रयोगशाला सहायक ले सकते हैं इसमें, और चाहे तो ग्रेड सेकंड की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा करेंगे और वो होगा एक तंत्र। मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर आप पढ़ें तो शुरुआत से प्रारंभ करें, और शुरुआत में हम उठा रहे हैं तंत्र को। तंत्र में हमारे पास में आता है परिसंचरण तंत्र। इसी चैनल पर आपको इनके बारे में पुरानी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी हम एक बार शुरुआत से जो नई कक्षा है उसमें परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। क्या होता है परिसंचरण तंत्र? सजीवों के अंदर जो रक्त या तरल पदार्थ है, इनको मैं रक्त कहूंगा, तो उनका जो शरीर के माध्यम से पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, केवल रक्त ही नहीं होगा, ये एक ऊर्जा का संचरण भी होगा। क्या होगा? ये एक प्रकार का ऊर्जा का संचरण भी होगा। सबसे पहले अगर परिसंचरण के बारे में अगर बात करें तो विलियम हार्वर्क ने इसके बारे में चर्चा करी थी, इसीलिए इसको विलियम हार्वर्क को हम क्या कहेंगे? परिसंचरण का जनक के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है, लिख लीजिए कि परिसंचरण तंत्र के जनक या परिसंचरण के जनक किसे माना जाता है, तो विलियम हार्वर्क को माना जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम प्रकार की बात करें तो मूलतः ये दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? मूलतः दो प्रकार का। देखिए, एक परिसंचरण तंत्र होता है, वो होता है खुला प्रकार का, और एक होता है हमारे पास में बंद प्रकार का। खुला प्रकार का जो होगा उसे कहेंगे हीमोलिम्फ। क्या बोलेंगे उसको? हीमोलिम्फ, है ना। खुला प्रकार का होगा, इसमें क्या होगा? ये कोटर के माध्यम से होगा, है ना। ये कहेंगे कि रक्त पात्रों में पाया जाता है, पात्रों में पाया जाता है। और इसमें क्या होगा? तो रक्त वाहिनी में होता है। जो वाहिनी यहां पर शब्द यूज कर रहा हूं वो धमनी और शिरा है ना। धमनी और शिराओं के अंदर क्या होगा? रक्त होगा। आगे जाके हम देखेंगे कि रक्त का किस प्रकार से हम वर्गीकरण करेंगे और धमनी और शिराओं का किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। देखिए, वाहिनी शब्द जो आया है, मैं फिर कह रहा हूं, वाहिनी हमारे पास में कौन सी होंगी? एक तो होंगी धमनी, एक हमारे पास में कौन होगी? शिरा होगी। एक कौन होगी? शिरा। धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त लेके जाती है। कौन सा रक्त लेके जाती है? शुद्ध रक्त लेके जाती है। और शिरा जो होती है उसमें कौन सा होगा? अशुद्ध रक्त होगा। अशुद्ध का मतलब क्या हो गया? अशुद्ध का मतलब ये हो गया कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। तो शिरा के अंदर क्या पाया जाएगा? अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। जबकि धमनी के अंदर कौन सा रक्त होगा? तो धमनी के हमारे पास में शुद्ध रक्त होगा। इस पर भी चर्चा करेंगे कि धमनी और शिरा के अंदर क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, आप सोचिए, अगर हम बात करेंगे खुला प्रकार का अगर परिसंचरण तंत्र है तो क्या होगी? इसकी दक्षता कैसी होगी? इसकी दक्षता कैसी होगी? तो कम होगी। दक्षता कैसी होगी इसकी? कम। और इसकी दक्षता कैसी होगी? अधिक होगी। इसकी दक्षता कैसी होगी? अधिक होगी, है ना। दक्षता कम है और इसकी दक्षता अधिक है। अगर एग्जाम्पल की दृष्टि से देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्क, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क के अंदर क्या होगा? खुला प्रकार का रक्त होगा। जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर किस प्रकार का होगा? बंद प्रकार का रक्त होगा। परिसंचरण तंत्र की मैं बात कर रहा हूं और मैंने कहा है कि जनक अगर शब्द पूछ लिया जाए तो विलियम हार्वर्क की हम बात करेंगे। और अगर परिसंचरण को हम देखते हैं तो दो प्रकार से देखते हैं, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। खुले परिसंचरण के अंदर हम बात करते हैं तो उसे हम कहेंगे हीमोलिम्फ, और ये किसमें होगा? रक्त, तो रक्त कोटर के अंदर होगा। दूसरी बात, इसकी दक्षता कम होगी। और आर्थ्रोपोडा और मोलस्क के अंदर हम आसानी से इस प्रकार को देख सकते हैं। चलिए, साथ ही साथ में अगर हम बात करें हमारे पास में बंद प्रकार की, तो बंद में क्या होगा कि रक्त धमनी जो होगी वो किसी प्रकार की होगी? रक्त जो है वो रक्त धमनियों के माध्यम से बहेगा और इनकी दक्षता अधिक होगी। दक्षता का मतलब क्या हो गया? दक्षता का मतलब ये हो गया कि रक्त बहने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी होगी। अगर आप दौड़ते हैं और आपके धमनियों में रक्त बह रहा है तो उनकी बहने की जो क्षमता है वो अधिक है। यानी कि हमारा हार्ट जो है उसको अच्छे ढंग से बीट कर पा रहा है, अच्छे ढंग से धकेल पा रहा है, और रक्त पूरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है? घूम पाएगा। तो दक्षता क्या होगी? अधिक होगी। किसकी होगी? बंद प्रकार के परिसंचरण की। चलिए आगे हम बात करते हैं।
परिसंचरण अगर हम देखते हैं तो कहाँ पर स्थित होता है। परिसंचरण तंत्र जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारे पास में पृष्ठीय, क्या लिखेंगे, परिसंचरण की स्थिति। देखिए शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारे पास में अच्छे काम आ सकते हैं। दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला हमारे पास में आएगा पृष्ठीय। पृष्ठीय किसमें होंगे, तो अकशेरुक। अकशेरुक कौन से होते हैं, जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है ना। तो उनमें क्या होगा, जैसे कि ये है तो यहां पर इस प्रकार से परिसंचरण होगा ऊपर की तरफ, वो उसमें किस प्रकार का होगा, पृष्ठीय प्रकार के अंदर, है ना। जबकि अधरीय किसमें होगा, कशेरुक में, है ना। अगर हम बात करें परिसंचरण की, आप लोगों ने अगर आप लोग पुराने बेच के हैं तो आपने तिल चट्टे का, कॉकरोच का क्या किया होगा, उसको खोल करके देखा होगा। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो 11th क्लास के अंदर आपने अध्ययन किया होगा कि जब भी उसको ओपन करते हैं तिल चट्टे को, ये आपका तिल चट्टा है, तिल चट्टा समझ रहे हैं आप, मैं तिल चट्टा बोल रहा हूँ कॉकरोच को, है ना। ये अगर है और इसको अगर आपने खोला है तो जब आप इसको खोलते हैं और पिन की सहायता से इसको लगाते हैं तो इस तरह से लगता है, पिन की सहायता से। अर्थवर्म को भी आपने खोला होगा, है ना। और उसको जब आप पिन यानी ऑल पिन की सहायता से इस तरह से फंसा देते हैं, आपने इसका अध्ययन किया होगा, तो ऊपर की तरफ से हम निकालते हैं उसको। तो पृष्ठीय अगर है किसमें होगा, कशेरुक, अकशेरुक के अंदर। और अगर अधरीय की बात करें तो किसमें होगा, कशेरुक के अंदर। हम कशेरुक प्राणी हैं, इसीलिए जब हार्ट की बात आती है तो हम यहां से ओपन करने की बात करते हैं, पीछे की तरफ से ओपन करने की बात नहीं करते हैं, है ना। जबकि अगर कोई कॉकरोच है या कोई तिल चट्टा है या कोई ग्रास ऑफर है तो उसको अगर ओपन करने की बात करेंगे तो उसके अधर भाग का होगा, यानी कि ये आपका ग्रास ऑफर है मान लीजिए, है ना। और उसकी अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करें तो वो यहाँ पर है, ये उसकी नेत्र है और ये उसका एंटीना है। तो ऊपर की तरफ से अपन उसको क्या करेंगे, ओपन करके देखेंगे। तो परिसंचरण की जो स्थिति बनी हुई है वो किस प्रकार की बनी हुई है, पृष्ठीय और अधर के आधार पर हम दो भागों में उसको विभक्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं इसी के अंदर। अगर कोई आपको कहे कि सबसे बड़ा हृदय किसमें है, अभी ये हृदय की बात आई यहाँ पर हमने, तो आप लोगों को पता होगा जो सबसे बड़ा मेमेलिया है, स्तनधारी है, सबसे बड़ा स्तनधारी। आपको पता ही है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, व्हेल है। लेकिन ध्यान देना, सबसे बड़ा स्तनधारी जो है व्हेल, उसी का हृदय क्या होगा, उसका हृदय क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर कोई आपको पूछ ले कि स्थल स्तनधारी, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा स्थल स्तनधारी कौन सा है, तब यहां पर कौन आ जाएगा, आपका हाथी आ जाएगा, क्योंकि शब्द क्या पर आया, स्थल। और व्हेल मछली कहां पाई जाती है, व्हेल कहां पाई जाती है, हमारे पास में जलीय जीव है वो। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा अगर हृदय किसका है तो हमारे पास में व्हेल का होगा। आपको ध्यान होगा, अगर हम अकशेरुक शब्द यहाँ पर छोड़ दें, फिर भी अगर कशेरुक की हम बात करें तो हमारे पास में एक पीसिस वर्ग आता है, यानी कि मत्स्य संघ। उसके बाद में हमारे पास में आता है एम्फीबिया, उभयचर। उसके बाद हमारे पास में आता है रेप्टिलिया, यानी कि सरीसृप। और एविस मेमिलिया। अगर मत्स्य संघ की हम बात करें, देखो मैंने आगे इसके शब्द लिख दिए हैं, क्यों लिखे हैं, आपके लिए हिंट होगा याद रखने के लिए। क्या हिंट होगा, पीए राम, हमेशा याद कैसे रखेंगे आप, पीए राम, ये सीक्वेंस ये रहेगा हमारा। तो मत्स्य के अंदर कितने होते हैं हृदय, कोष्ठ कितने होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, एक खाली 2, एक निलय होता है। उसी प्रकार अगर हम उभयचर की बात करें तो उभयचर जो एम्फीबियंस होते हैं उसके अंदर 3 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 3। और रेप्टिलिया में अगर हम बात करें, रियल में तो लगभग 3.5 के आसपास में है,
लेकिन अगर उनके क्रिया क्षमता के आधार पर बात करें तो कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पर एक अपवाद भी है, अपवाद है मगरमच्छ और घड़ियाल। देखिए मगर है, याद रखना मगर, इसमें कितने होते हैं? 4 कॉस्ट होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले। एवीज और मेमेलिया में 2 अलिंद और 2 नीले यानी कि 4 होते हैं। मत्स्य 2, उभयचर 3, रेप्टिलिया संघ 3, लेकिन मगर के अंदर कितने? 4। एवीज और मेमेलिया में कितने हो जाएंगे? 4। ये हमने वर्गीकरण कर लिया। अब हम जो अगली क्लास होगी उसमें पूरी हृदय के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको उसके प्रकोष्ठ के बारे में और उसको किस प्रकार से दोहरा परिसंचरण होता है इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। विज्ञान का टॉपिक चल रहा था हमारा, और विज्ञान में हम बात कर रहे थे, आप प्रयोगशाला सहायक ले सकते हैं इसमें, और चाहे तो ग्रेड सेकंड की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, और वो होगा एक तंत्र। मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर आप पढ़ें तो शुरुआत से प्रारंभ करें, और शुरुआत में हम उठा रहे हैं तंत्र को। तंत्र में हमारे पास में आता है परिसंचरण तंत्र। इसी चैनल पर आपको इनके बारे में पुरानी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी हम एक बार शुरुआत से जो नई कक्षा है उसमें परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। क्या होता है परिसंचरण तंत्र? सजीवों के अंदर जो रक्त या तरल पदार्थ है, इनको मैं रक्त कहूंगा, तो उनका जो शरीर के माध्यम से पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, केवल रक्त ही नहीं होगा, ये एक ऊर्जा का संचरण भी होगा। क्या होगा? ये एक प्रकार का ऊर्जा का संचरण होगा। सबसे पहले अगर परिसंचरण के बारे में अगर बात करें तो विलियम हार्वर्क ने इसके बारे में चर्चा करी थी, इसीलिए इसको विलियम हार्वर्क को हम क्या कहेंगे? परिसंचरण का जनक के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है, लिख लीजिए कि परिसंचरण तंत्र के जनक या परिसंचरण के जनक किसे माना जाता है, तो विलियम हार्वर्क को माना जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम प्रकार की बात करें तो मूलतः ये 2 प्रकार के होंगे। ये 2 प्रकार के होंगे, मूलतः 2 प्रकार का। देखिए, एक परिसंचरण तंत्र होता है, वो होता है खुला प्रकार का, और एक होता है हमारे पास में बंद प्रकार का। खुला प्रकार का जो होगा उसे कहेंगे हीमोलिम्फ। क्या बोलेंगे उसको? हीमोलिम्फ, है ना। खुला प्रकार का होगा, इसमें क्या होगा? ये कोटर के माध्यम से होगा, है ना। ये कहेंगे कि रक्त पात्रों में पाया जाता है, पात्रों में पाया जाता है। और इसमें क्या होगा? तो रक्त वाहिनी में होता है। जो वाहिनी यहाँ पर शब्द यूज कर रहा हूं वो धमनी और शिरा है ना। धमनी और शिराओं के अंदर क्या होगा? रक्त होगा। आगे जाके हम देखेंगे कि रक्त का किस प्रकार से हम वर्गीकरण करेंगे, और धमनी और शिराओं का किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। देखिए, वाहिनी शब्द जो आया है, मैं फिर कह रहा हूँ, वाहिनी हमारे पास में कौन सी होंगी? एक तो होंगी धमनी, एक हमारे पास में कौन होगी? शिरा होगी। एक कौन होगी? शिरा। धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त लेके जाती है। कौन सा रक्त लेके जाती है? शुद्ध रक्त लेके जाती है। और शिरा जो होती है उसमें कौन सा होगा? अशुद्ध रक्त होगा। अशुद्ध का मतलब क्या हो गया? अशुद्ध का मतलब ये हो गया कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। तो शिरा के अंदर क्या पाया जाएगा? अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। जबकि धमनी के अंदर कौन सा रक्त होगा? तो धमनी के हमारे पास में शुद्ध रक्त होगा। इस पर भी चर्चा करेंगे कि धमनी और शिरा के अंदर क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, आप सोचिए, अगर हम बात करेंगे खुला प्रकार का अगर परिसंचरण तंत्र है तो क्या होगी? इसकी दक्षता कैसी होगी? इसकी दक्षता कैसी होगी? तो कम होगी। दक्षता कैसी होगी इसकी? कम। और इसकी दक्षता कैसी होगी? अधिक होगी। इसकी दक्षता कैसी होगी? अधिक होगी, है ना। दक्षता कम है और इसकी दक्षता अधिक है। अगर एग्जाम्पल की दृष्टि से देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्क, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क के अंदर क्या होगा? खुला प्रकार का रक्त होगा। जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर किस प्रकार का होगा? बंद प्रकार का रक्त होगा। परिसंचरण तंत्र की मैं बात कर रहा हूं, और मैंने कहा है कि जनक अगर शब्द पूछ लिया जाए तो विलियम हार्वर्क की हम बात करेंगे। और अगर परिसंचरण को हम देखते हैं तो 2 प्रकार से देखते हैं, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। खुले परिसंचरण के अंदर हम बात करते हैं तो उसे हम कहेंगे हीमोलिम्फ, और ये किसमें होगा? रक्त, तो रक्त कोटर के अंदर होगा।
दूसरी बात, इसकी दक्षता कम होगी और आर्थ्रोपोडा और मोलस्क के अंदर हम आसानी से इस प्रकार को देख सकते हैं। चलिए, साथ ही साथ में अगर हम बात करें हमारे पास में बंद प्रकार की, तो बंद में क्या होगा कि रक्त धमनी जो होगी वो किसी प्रकार की होगी, रक्त जो है वो रक्त धमनियों के माध्यम से बहेगा और इनकी दक्षता अधिक होगी। दक्षता का मतलब क्या हो गया? दक्षता का मतलब ये हो गया कि रक्त बहने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी होगी। अगर आप दौड़ते हैं और आपके धमनियों में रक्त बह रहा है तो उनकी बहने की जो क्षमता है वो अधिक है, यानी कि हमारा हार्ट जो है उसको अच्छे ढंग से बीट कर पा रहा है, अच्छे ढंग से धकेल पा रहा है और रक्त पूरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, घूम पाएगा। तो दक्षता क्या होगी? अधिक होगी। किसकी होगी? बंद प्रकार के परिसंचरण की। चलिए आगे हम बात करते हैं। परिसंचरण अगर हम देखते हैं तो कहां पर स्थित होता है? परिसंचरण तंत्र जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारे पास में पृष्ठीय, क्या लिखेंगे? परिसंचरण की स्थिति। देखिए शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारे पास में अच्छे काम आ सकते हैं। दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला हमारे पास में आएगा पृष्ठीय। पृष्ठीय किसमें होंगे? तो अकशेरुक। अकशेरुक कौन से होते हैं? जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है ना। तो उनमें क्या होगा, जैसे कि ये है तो यहां पर इस प्रकार से परिसंचरण होगा ऊपर की तरफ, वो उसमें किस प्रकार का होगा? पृष्ठीय प्रकार के अंदर, है ना। जबकि अधरीय किसमें होगा? कशेरुक में, है ना। अगर हम बात करें परिसंचरण की, आप लोगों ने अगर आप लोग पुराने बेच के हैं तो आपने तिल चट्टे का, कॉकरोच का क्या किया होगा? उसको खोल करके देखा होगा। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो 11th क्लास के अंदर आपने अध्ययन किया होगा कि जब भी उसको ओपन करते हैं तिल चट्टे को, ये आपका तिल चट्टा है, तिल चट्टा समझ रहे हैं आप? मैं तिल चट्टा बोल रहा हूँ कॉकरोच को, है ना। ये अगर है और इसको अगर आपने खोला है तो जब आप इसको खोलते हैं और पिन की सहायता से इसको लगाते हैं तो इस तरह से लगता है। पिन की सहायता से अर्थवॉर्म को भी आपने खोला होगा, है ना। और उसको जब आप पिन यानी ऑल पिन की सहायता से इस तरह से फंसा देते हैं, आपने इसका अध्ययन किया होगा, तो ऊपर की तरफ से हम निकालते हैं उसको। तो पृष्ठीय अगर है किसमें होगा? कशेरुक, अकशेरुक के अंदर। और अगर अधरीय की बात करें तो किसमें होगा? कशेरुक के अंदर। हम कशेरुक प्राणी हैं, इसीलिए जब हार्ट की बात आती है तो हम यहां से ओपन करने की बात करते हैं, पीछे की तरफ से ओपन करने की बात नहीं करते हैं, है ना। जबकि अगर कोई कॉकरोच है या कोई तिल चट्टा है या कोई ग्रास होपर है तो उसको अगर ओपन करने की बात करेंगे तो उसके अधर भाग का होगा, यानी कि ये आपका ग्रास होपर है मान लीजिए, है ना। और उसकी अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करें तो वो यहाँ पर है, ये उसकी नेत्र है और ये उसका एंटीना है। तो ऊपर की तरफ से अपन उसको क्या करेंगे? ओपन करके देखेंगे। तो परिसंचरण की जो स्थिति बनी हुई है वो किस प्रकार की बनी हुई है? पृष्ठीय और अधर के आधार पर हम दो भागों में उसको विभक्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं इसी के अंदर। अगर कोई आपको कहे कि सबसे बड़ा हृदय किसमें है, अब ये हृदय की बात आई यहाँ पर हमने, तो आप लोगों को पता होगा जो सबसे बड़ा मेमेलिया है, स्तनधारी है, सबसे बड़ा स्तनधारी। आपको पता ही है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? व्हेल है। लेकिन ध्यान देना, सबसे बड़ा स्तनधारी जो है व्हेल, उसी का हृदय क्या होगा? उसका हृदय क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर कोई आपको पूछ ले कि स्थल स्तनधारी, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा स्थल स्तनधारी कौन सा है? तब यहाँ पर कौन आ जाएगा? आपका हाथी आ जाएगा, क्योंकि शब्द यहाँ पर आया स्थल। और व्हेल मछली कहाँ पाई जाती है? व्हेल कहाँ पाई जाती है? हमारे पास में जलीय जीव है वो। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा अगर हृदय किसका है तो हमारे पास में व्हेल का होगा। आपको ध्यान होगा, अगर हम अकशेरुक शब्द यहाँ पर छोड़ दें, फिर भी अगर कशेरुक की हम बात करें तो हमारे पास में एक पीसिस वर्ग आता है, यानी कि मत्स्य संघ। उसके बाद में हमारे पास में आता है एम्फीबिया, उभयचर। उसके बाद हमारे पास में आता है रेप्टिलिया, यानी कि
सरीसृप और एविस मेमिलिया। अगर मत्स्य संघ की हम बात करें, देखो मैंने आगे इसके शब्द लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं? आपके लिए एक हिंट होगा याद रखने के लिए। क्या हिंट होगा? पीए राम, हमेशा याद कैसे रखेंगे आप? पीए राम, ये सीक्वेंस ये रहेगा हमारा। तो मत्स्य के अंदर कितने होते हैं? हृदय कोष्ठ कितने होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं, एक कालिंद और एक निलय होता है। उसी प्रकार अगर हम उभयचर की बात करें तो उभयचर जो एम्फीबियंस होते हैं उसके अंदर 3 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 3। और रेप्टिलिया में अगर हम बात करें, रियल में तो लगभग 3.5 के आसपास में है, लेकिन अगर उनके क्रिया क्षमता के आधार पर बात करें तो कितने हैं? 3 है। यहाँ पर एक अपवाद भी है, अपवाद है मगरमच्छ और घड़ियाल। देखिए मगर है, याद रखना मगर, इसमें कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। एविस और मेमेलिया में 2 अलिंद और 2 निलय यानी कि 4 होते हैं। मत्स्य 2, उभयचर 3, रेप्टिलिया संघ 3, लेकिन मगर के अंदर कितने? 4। एविस और मेमेलिया में कितने हो जाएंगे? 4। ये हमने वर्गीकरण कर लिया। अब हम जो अगली क्लास होगी उसमें पूरी हृदय के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको उसके प्रकोष्ठ के बारे में और उसको किस प्रकार से दोहरा परिसंचरण होता है इसका अध्ययन करेंगे।